गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट क्रैश के बारे में। अभी जो मार्केट में जो उथल पुथल हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे। यूएस, चाइना और इंडिया की इकोनॉमी में कुछ फंडामेंटल चेंज हुआ है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। ईरान और इसराइल के युद्ध का जो भी असर हमारे मार्केट में पड़ता है उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे। तो इसके पहले आई थिंक आई ओ यू एन अपॉलॉजी दैट माय वीडियो वाज नॉट रेगुलर, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल कमिटमेंट। लेकिन अभी इस वीडियो को पूरी तरह से कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी तरफ से। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पिछले 2-3 दिनों से जो मार्केट में उथल पुथल हो रही है, निफ्टी आई थिंक फ्रॉम 26,000 डाउन था 24,750 की तरफ से। बैंक निफ्टी में बहुत सारी गिरावट आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट जो आ गई है या रिटेलर्स में जो एक पैनिक मचा हुआ है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो एक बहुत भारी गिरावट आ चुकी है। और इंडेक्स के लेवल पे जो गिरावट है वो 7 और 8% की है। लेकिन इफ़ यू गो टू द इंडिविजुअल स्टॉक लेवल देयर इज़ ह्यूज करेक्शन। आई थिंक 30-35% का करेक्शन स्मॉल कैप और मिड कैप के कुछ सेक्टर्स में हुआ है, जैसे माइक्रो फाइनेंस, लेंडिंग स्पेस में जो कंपनियां हैं उनमें बहुत सारी करेक्शन हुई है। ऑटो कंपनीज, ऑटो कंपोनेंट्स में बहुत सारी करेक्शन हुई है। तो आप मेरा ये कहना है कि आप हेडलाइन इंडेक्स की तरफ मत जाना। निफ्टी कितना गिर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पोर्टफोलियो किस तरीके से गिर रहे हैं या वहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है उसको हमें समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको सभी को तो पता है कि इस सब मार्केट का जो आई थिंक दरोगा है वो है यूएस मार्केट। तो यूएस इकोनॉमी की थोड़ी बात करते हैं। तो यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा आया वो अराउंड 4.10% के करीब से आया। सो आई थिंक विच इज़ अ वेरी गुड डेटा। मतलब वहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो मतलब घटने की तरफ जा रहा है, मतलब लोगों को बहुत सारा नौकरियाँ मिल रही है। सो विच इज़ अ गुड साइन फ्रॉम द यूएस इकोनॉमी साइड। और उनका जो इन्फ्लेशन का नंबर आप देखोगे 2022 में कुछ 9% की इन्फ्लेशन की लेवल थी उनकी, जहाँ से अभी वो 2.5% की तरफ आ गई है थैंक्स टू फेड, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से लिक्विडिटी का गश चला गया एंड जिसकी वजह से यूएस मार्केट में एक एम्प्लॉयमेंट की तरफ से बहुत सारा अच्छे रुझान आते हुए दिख रहे हैं और इन्फ्लेशन के नंबर भी बहुत सटीक आ रहे हैं। यूएस की और एक ख़ास बात है, क्योंकि आई थिंक लास्ट मंथ ही उन्होंने लास्ट मंथ उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट कट किया है फेड ने, चेयरमैन जो है जेरेमी पावेल ने। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि इस आई थिंक ईयर एंड तक दे विल रिड्यूस द कट बाय अनदर 50 बेसिस पॉइंट। सो अभी उनकी अक्टूबर में एक मीटिंग होने वाली है। तो उस मीटिंग में मेजर डिस्कशन ये होने वाला है कि यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का कट होगा या 50 बेसिस पॉइंट का कट होगा। जितने भी रिपोर्ट्स यूएस मार्केट में आ रहे हैं उसके हिसाब से कयास लगाए जा रहे हैं 80% चांसेस आर देयर कि 25 बेसिस का पॉइंट का कट होगा। हम इस चीज़ को क्यों देखते हैं, क्योंकि यार जब कभी भी इंटरेस्ट रेट डाउन होंगे लिक्विडिटी का गश आएगा एंड मार्केट जो है यूएस का हो इंडिया का हो वो लिक्विडिटी के गश के ऊपर ही चलता है। और हम ये डेटा क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारा जो आईटी है, जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा, वो बहुत ही डिपेंडेंट है यूएस मार्केट के ऊपर, क्योंकि यूएस एक कंज्यूमर लेड आईटी करता है और हम B2B सेगमेंट में आईटी करते हैं। मतलब हमारी जो आईटी कंपनियां हैं वो वहाँ की आईटी कंपनियों को बैक एंड सपोर्ट करती है। तो अगर यूएस इकोनॉमी अच्छी है, अगर यूएस इकोनॉमी में ग्रोथ है, वहाँ पर इन्फ्लेशन के नंबर कम हुए हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हमारे आईटी सेक्टर्स में होता है। तो इसीलिए यूएस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यूएस से बहुत सारी चीज़ें जैसे हमारे फार्मा सेक्टर में वो भी उनके ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए यूएस का डेटा देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये यूएस में तो कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आई है। जितना हमारा इंडेक्स गिरा है उतना तो नैस्डैक और यूएस का डाउ जोन्स भी नहीं गिरा है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट जो उथल पुथल अक्रॉस द ग्लोब हो रही है उसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी या आई वुड से कल्प्रिट है वो इसराइल और ईरान का युद्ध है। देखो, मिडल ईस्ट इज़ ऑलवेज बीन द फायर इन अ लॉन्ग टाइम। और जिस तरीके से इसराइल और ईरान में जो तनाव चल रहा है वो मिडल ईस्ट जो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल को लेकर, और हम 80% ऑफ हमारे जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं। तो एज ए इंडिया हमें कोई मतलब नहीं है वहाँ पर लोग कितने मरते हैं। ऑब्वियसली ह्यूमैनिटी लेवल की हमें ऊपर तकलीफ होती है, लेकिन एट द लेवल ऑफ बिजनेस लेवल हमें एक ही चीज़ से मतलब है, उसका नाम है क्रूड। तो क्रूड ऑयल इज़ गेटिंग इम्पैक्टेड ड्यू टू दिस वॉर सिचुएशन। अगर बहुत ज़्यादा इस्केलेशन इन दोनों कंट्रीज में होती है तो इसका इम्पैक्ट क्रूड के प्राइसेस के ऊपर होगा। और जितना ज़्यादा क्रूड उछलेगा उतना ज़्यादा हमारे ग्रोथ के ऊपर प्रॉब्लम आता है।
क्योंकि हम 80% ऑफ द क्रूड इंपोर्ट करते हैं और जिसकी वजह से हमारे फिस्कल डिफिसिट के ऊपर प्रॉब्लम आता है। अगर फिस्कल डिफिसिट हमारा बढ़ गया तो वो हमारे टैक्स पेयर के मनी से जाता है, वो इंपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर टैक्स पेयर का बहुत ज़्यादा पैसा अगर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में चला जाता है तो ये ब्रिज बनने हैं, ये रेल के जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं, ये बहुत सारी जो डेवलपमेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में बनेगी उसमें असर आता है। क्योंकि गवर्नमेंट को एक घर चलाना है, तो जिस घर में अगर मान लो कि बहुत सारा चीज़ मुझे क्रूड ऑयल खरीदने में जा रहा है तो जो भी पैसा बचेगा, कम पैसा बचेगा, उसके हिसाब से मैं अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को आगे लेके जाऊँगा। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है, इसीलिए क्रूड इंपॉर्टेंट है। इसराइल और ईरान के ऊपर अगर जितनी भी एस्केलेशन होंगी वो हमारे क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट रहेगी। ऑब्वियसली इसमें जो कंपनियां हैं, एशियन पेंट है, बर्जन पेंट है, उसकी जो रॉ मटेरियल है वो क्रूड है। तो जितना ज़्यादा क्रूड के ऊपर इम्पैक्ट आएगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम इन कंपनियों से होगा। जैसे पेंट कंपनीज है, इंडिगो पेंट जैसी कंपनीज है, ऑपस बिरला जैसी कंपनी है, तो वहाँ पर बहुत सारा इम्पैक्ट उसकी वजह से आता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। चलो बात करते हैं चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में। तो चाइना में आई थिंक इस मंथ पिछले मंथ के एंड में चाइना के गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया, क्योंकि उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, उनकी इकोनॉमी में बहुत सारे स्लो डाउन चल रहे थे, जिसको रिवाइव करने के लिए, बूस्ट करने के लिए चाइना के गवर्नमेंट ने एक स्टिमुलस अनाउंस किया। जिस स्टिमुलस की वजह से पिछले 5 दिनों में चाइना का जो मेन इंडेक्स है, शंघाई इंडेक्स है, वो 20% अप है। मैंने कभी नहीं देखा पिछले 1-1.5 साल में इतना बहुत अच्छी तरीके से चाइना का इंडेक्स चला है। ऑब्वियसली आई थिंक बिफोर 2015 चाइना का इंडेक्स बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट आफ्टर दैट चाइना हैज़ बीन गोइंग टू द स्लो डाउन। वहाँ पर ग्रोथ नहीं है, उनके जो घर जो है वो बिक नहीं रही है, और जिसकी वजह से चाइना में बहुत सारे इश्यूज़ थे, और इनको रिवाइवल करने के लिए वहाँ के गवर्नमेंट स्टिमुलस अनाउंस किया, कुछ पैकेजेस अनाउंस किए फॉर द कंट्रीज़ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, मतलब वो इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, जिसकी वजह से इसको मद्देनज़र देखते हुए, लिक्विडिटी को देखते हुए उस वहाँ का मार्केट बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हुआ। और जितना ज़्यादा वहाँ का मार्केट उत्तेजित हुआ, यहाँ के जो FII है, जो इंडिया में इन्वेस्ट करके रखते थे, जो इमर्जिंग कंट्रीज़ में FII का जो बहुत सारा पैसा लगा था, वो पैसा अभी डाइवर्ट हो रहा है चाइना की तरफ। देखो आपको ये जो टीवी चैनल्स है वो बहुत गलत तरीके से बताते हैं कि FII इंडिया के अगेंस्ट है, ये नेशनलिज्म है, हमें रिटेलर को पैसे डालने चाहिए, ये वगैरह, ये सब कहानीबाजी है। क्योंकि FII को ना कि किसी के नेशनलिज्म से मतलब है, ना किसी से मतलब है। FII को मतलब है उनके रिटर्न से। वो चाइना से आए, जापान से आए, शंघाई से आए, कहाँ से आए, उनको कुछ मतलब नहीं पड़ता है। दे आर नथिंग टू डू विद द कंट्री, दे ओनली लुक एट द रिटर्न। अगर उनको रिटर्न चाइना में अच्छे लग रहे हैं, चाइना में बहुत दिन से उनका इंडेक्स फ्लैट ही था, और वहाँ पर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट अगर स्टिमुलस इस तरीके का अनाउंस करती है, वहाँ पर हम पैसे अभी लगाते तो अगले 2 सालों में अच्छा पैसा बनेगा। उसके कॉन्ट्ररी इंडियन मार्केट ने पिछले 4 सालों से बहुत अच्छा रिटर्न FII को दिया, रिटेलर को दिया। तो it is very common that Indian market has to go through the some kind of time phase correction या time wise correction या value wise correction। तो इन दोनों में से तो correction तो बनता ही है। तो it is not like कि वो FII ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, it is their choice। अगर हम भी उसकी जगह पर होते तो वही करते, because they only look at the things at the return point of view। तो आपने ये देखा होगा पिछले वीक में कुछ 30,000 करोड़ की सेलिंग FII की तरफ से हो गई है। 30,000 करोड़ इज़ अ बिग वैल्यू। अगर हम पीछे चले जाते हैं 2017 में, 2016 में, तो आपको ये पता चलेगा कि 30,000 करोड़ अगर वहाँ पर उस टाइम पे सेलिंग होती तो मार्केट तो 8-10% गिरता, लेकिन हमारा मार्केट उतना गिरा नहीं है, थैंक्स टू ऑब्वियसली द रिटेल पार्टिसिपेंट। जो SIP का जो फ्लो आ रहा है 20,000 करोड़ के ऊपर, जो मंथली SIP का नंबर बढ़ते जा रहा है, और म्यूचुअल फंड के वालों के पास बहुत सारी कैश पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो भी FII सेल कर रहे हैं उसका जो एब्सॉर्प्शन है वो म्यूचुअल फंड वाले उसको ले रहे हैं, SIP वाले। अभी ये फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर है जहाँ पर सैलरी का पैसा आया है, और जिसकी वजह से भी मार्केट में बहुत सारी रिटेलर की तरफ से पैसा फेंका जा रहा है, और जिसकी वजह से मार्केट जो है वो उतना गिरा नहीं है। लेकिन इफ़ यू सी clearly there is a very pain in the small cap and the mid cap category, and especially there is a pain in the PSU sector। आप हुडको को देखो, आप RVNL को देखो, आप जितनी भी रेल कंपनीज है वहाँ पर देखो, PSU में देखो, हाल को देखो, सब सारी जगह पे प्रॉब्लम है। क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे थे, वहाँ पर 100 के ऊपर के PE चल रहे थे, और उसके बाद वहाँ पर टिकना, अगर ग्रोथ नहीं आई, ऑर्डर बुक वहाँ से सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम इन गवर्नमेंट सेक्टर्स कंपनियों में हो रहा है। तो आपको इस कंपनियों से बहुत दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि
ये जो कंपनियां हैं वो सिर्फ ऑर्डर बुक के ऊपर चलती है। जब गवर्नमेंट बदलती है ऑर्डर बुक खलास हो जाता है और जिसके बाद स्टॉक को सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये हुई इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू रिलेटेड बात। चाइना की हमने बात की, इंडिया की बात की, ईरान इसराइल की बात की। अभी आप देखोगे कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी बन रही है। देखो इस मार्केट में हर जगह पर हर टाइम पर अपॉर्चुनिटी होती है और जिस तरीके से सेलिंग हो रही है पिछले कुछ टाइम से, अच्छे स्टॉक भी बीटन आउट हो रहे हैं, बुरे स्टॉक भी बीटन आउट हो रहे हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एन रिटेलर टू आइडेंटिफाई विच आर द अच्छे स्टॉक्स और विच आर द बुरे स्टॉक। अच्छे स्टॉक की डेफिनेशन ही वही है, अगर आपके स्टॉक में ग्रोथ है, आपके टूथपेस्ट में नमक है जैसा वो स्टेटमेंट है कि आपके स्टॉक में अर्निंग्स है क्या, आपका जो स्टॉक है उसमें Q2 के जो अभी अपडेट आ रहे हैं क्या अपडेट आ रहे हैं। अगर वो अच्छे अपडेट आ रहे हैं तो आप सही कंपनी में हैं। अगर वो 5% भी गिरता है, 10% भी गिरता है, तो वो लेने की अपॉर्चुनिटी होगी। मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कल के मार्केट में आपने देखा होगा जहाँ पर पूरे अक्रॉस द सेक्टर ब्लीडिंग चल रही थी, उसके बाद भी आईटी सेक्टर जो अकेला खड़ा था, LTIM 2% से ऊपर था, एम्फेसिस ऊपर था। क्यों ऊपर थे? रिपोर्ट आई थी आई थिंक JP मॉर्गन की कि LTIM का मतलब LTIM का 35% का रेवेन्यू जो US से BFSI सेक्टर से आता है। BFSI मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। अगर कोई कंपनी US में काम कर रही है, उनका 35% का रेवेन्यू अगर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से आ रहा है, वो भी US से, जहाँ पर रेट कट हो रहे हैं, रेट कट का सबसे बेनिफिशियरी होगा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल। बैंकिंग और फाइनेंशियल के ऊपर जो कंपनी इंडिया में काम करती है उसका नाम है LTIM और एम्फेसिस। इन दोनों को फ़ायदा होगा। आई कंप्लीटली एग्री विद दिस JP मॉर्गन स्टेटमेंट यस्टरडे, एंड जिसकी वजह से ये दोनों स्टॉक अप थे। ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है इन दोनों स्टॉक में, लेकिन आपको यही देखना पड़ेगा कि इस कल के मार्केट में आपके ऐसे कौन से पोर्टफोलियो के स्टॉक है जो ऊपर थे, और आपको ये ढूंढना पड़ेगा ये क्यों ऊपर थे। इनको भी बीटन आउट होना था, लेकिन देयर इज़ अ रीज़न, देयर इज़ अ टेलविंड अबाउट इट। अगर US में 2025 तक वो जैसे बोल रहे हैं पावेल साहब कि 3% तक अगर वो इंटरेस्ट रेट को घटाना चाहते हैं और जितनी भी वो लिक्विडिटी क्रिएट होगी वो बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स में जाएगी, तो हमारे IT सेक्टर को बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। इन्फोसिस कल अप था, आपने देखा होगा। तो जिसकी वजह से आपको ये देखना पड़ेगा कि वहाँ का इफेक्ट मेरे स्टॉक के ऊपर क्या आ रहा है और मैं इस सिचुएशन का फ़ायदा कैसे उठा सकता हूँ। और एक चीज़ हुई, जैसे ऑटो सेक्टर में टाटा मोटर्स के JLR सेगमेंट में जो बिक्री के नंबर आए वो 3% से डाउन थे मंथ ऑन मंथ बेसिस में। लास्ट ईयर का जो बेस बढ़ा है JLR का, वो सबसे बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, इसीलिए टाटा मोटर ने परफॉर्मेंस अच्छी दी थी। अभी टाटा मोटर्स में JLR जो सेगमेंट है, उनका सबसे बड़ा रेवेन्यू देने वाला ऑपरेटिंग इनकम वाला जो सेगमेंट है, वहाँ पर बिक्री के नंबर गड़बड़ा रहे हैं। मारुति सुजुकी में भी यही हो रहा है। ऑटो कंपनीज में अक्रॉस द बोर्ड देयर इज़ अ इशू। Important thing is, in India there is a Dashera, there is a Diwali. Still, these auto companies are giving the discount to the consumer in the festive season, and despite of this, they are not able to sell. They are not able to sell their vehicle, and that is the reality. हमें माने या ना माने, but that is the reality. इसकी वजह से जो भी वहाँ पर काम करने वाली कंपनियाँ हैं, जो ऑटो कंपोनेंट की कंपनियाँ होगी या डायरेक्ट ऑटो लेंडिंग की कंपनियाँ होगी, वहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। लेकिन उसके कॉन्ट्री अगर मैं ट्रैक्टर सेगमेंट में जाऊँ, आप सभी ने देखा होगा जून से लेके अभी तक इंडिया में, स्पेशली वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, ऑल दीज पार्ट्स, देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेन हैज़ हैपेंड। तो मानसून हैज़ बीन डन वेरी वेल, जिसका सबसे बड़ी बेनिफिशियरी होगा ये जो फार्मिंग सेक्टर में जो काम करने वाली कंपनियां हैं। से फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर, कल ट्रैक्टर सेल के नंबर आए, 17% अप थे ट्रैक्टर के सेल, एंड दैट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। एंड स्पेशली इस सेक्टर में कौन काम करता है? महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कंपनी काम करती है, जहाँ पर 17% के ऊपर उनकी ऑटो बिक्री बढ़ गई है ट्रैक्टर की। उसके बाद उनका जो स्वराज जो उनका ट्रैक्टर है, उसके बाद आप अगर देखोगे ट्रैक्टर के बाद वहाँ पर जो आई थिंक क्यूबोटा करके कंपनी है, आई थिंक दे हैव ऑल्सो डूइंग ब्रिलियंट जॉब ऑन दी सेल। तो एक साइड पे जो कंज्यूमर ऑटो की कंपनियाँ है वहाँ पर सेल बिगड़ रही है, ऑन दी अदर साइड वी आर गेटिंग इंक्रीज इन द सेल्स इन द ऑटो सेक्टर। तो आपको उन कंपनियों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे ही सिचुएशन अच्छी होती है आपको उसमें पैसा डालना पड़ेगा। बैंकिंग सेक्टर्स के थोड़े बहुत अपडेट आ रहे हैं। IDFC बैंक ने अपने कहा कि 21% से लोन बुक ग्रोथ उनकी हुई है, लेकिन देखना पड़ेगा कि जब रिजल्ट आते हैं, जब प्रोविजनिंग के नंबर्स जो सबसे बड़ी मार पड़ी थी लास्ट क्वार्टर में उनको चेन्नई के फ्लड की वजह से, तो वो देखना पड़ेगा कि IDFC क्या बोलता है उसके बारे में, प्रोविजनिंग के नंबर बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल, लाइक आप सभी को कोई भी ये अपडेट आते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि वो अपडेट क्या दे रहे हैं। कंपनियां
nowadays are very smart. They give you only the good update. You never see in the TVs that someone is giving bad updates. मतलब बहुत ही कंपनी छाती ठोक के आएगी, बोलेगी मेरा सेल डाउन हो गया और मैं अपनी अपडेट दे रहा हूँ. वो कहाँ से अपडेट देगा किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी यूट्यूब पे भी नहीं आएगा, किसी टीवी पे नहीं आएगा, वो ऐसे ही चला जाएगा. लेकिन अच्छी अपडेट आएगी. लेकिन वो अच्छी अपडेट के पीछे क्या अपडेट है वो देखना पड़ेगा. आपका बिजनेस मॉडल सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है. यस, आपकी लोन की ग्रोथ हुई है, लेकिन आपने GNPA के नंबर बढ़े हैं क्या, NPA के नंबर बढ़े हैं क्या, आपने आपका जो प्रोविजनिंग रेशो है, PCR रेशो जैसे बोलते हैं, वो आपका बढ़ा है क्या, वो आपको देखना पड़ेगा. तो ये IDFC बारे में हुआ. कल मैंने सबसे अच्छी जो अपडेट देखी वो है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में. आई मीन कंपनी इज़ डूइंग फिनोमिनली वेल. हमने जो PN गाडगिल का जो वीडियो देखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए. मैंने उसमें ज्वेलरी सेक्टर को पूरी अच्छी तरह से कवर करने की कोशिश की है. आपने अगर देखा होगा तो कल्याण ज्वेलर ने कहा है कि 33% 33 to 37% से उनकी सेल्स बढ़ी है. और उनका जो दैट इज़ प्रीवियस Q2 2024 से Q2 2025 में 37% की ग्रोथ हुई है. हालांकि टाइटन की ग्रोथ हुई है 26-28% से, और इसकी ग्रोथ हुई है 37% से, विच इज़ फिनोमिनल ग्रोथ. उनके जो मिडल ईस्ट में उनका जो थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, कल्याण के वहाँ पर सेल्स नहीं आ रही थी, वहाँ पर भी 15-20% की सेल उन्होंने की है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SSSG स्टोर्स मतलब सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. वहाँ पर उनकी जो ग्रोथ है वो फिनोमिनल ग्रोथ है. कुछ 20% की ग्रोथ वहाँ पर उन्होंने कल्याण ने बताई है कि हमारे सेम स्टोर से ग्रोथ हो रही है. तो एग्जिस्टिंग स्टोर जो है वो बहुत ऑपरेशनल हो रहा है. और जो नया स्टोर एक्सपांशन है, उन्होंने कहा था कि एंड ऑफ द ईयर 2025 तक हम 30 स्टोर खोलेंगे. उसमें से 15 तो खोल चुके हैं, और जाके अभी दिवाली दशहरा तक वो सब सारे स्टोर को खोलने वाले हैं. तो कल्याण ऑन द अदर साइड डूइंग एक्सपांशन. उनका जो एग्जिस्टिंग स्टोर है वो आपको प्रॉफिटेबली दे रहा है, वो आपको सेल्स के नंबर बढ़ा रहा है, और आपके नए सेल भी बढ़ा रहा है. मतलब यहाँ पर 2025 से वो ग्रो कर रहे हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में. और नया जो स्टोर आपका जो ग्रो हो रहा है, नया जो स्टोर वो आप खोल रहे हैं, वहाँ से 13-15% की ग्रोथ आ रही है. तो ये दोनों को मिला के उनका जो अभी जो ग्रोथ रेट है वो 37% का है. इस सेक्टर में बहुत ही बड़ा टेलविंड है. जो कस्टम ड्यूटी इंडियन सरकार ने अपने बजट में कट किया था, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ऑल द ज्वेलरिंग कंपनीज़ है. लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा कौन सेक्टर लीडर है. सेक्टर लीडर ही आपको पैसा बनाते देगा. सेक्टर लीडर मतलब कोई बड़ी कंपनी नहीं, छोटी में कौन अच्छा कर रहा है, मतलब छोटे बेस के ऊपर कौन अच्छा तरीके से बढ़ रहा है, कौन अपने स्टोर को एक्सपांड कर रहा है. जो कंपनी इस सेक्टर में काम करेगी अच्छा, उनको फ़ायदा होगा. तो मेरी सलाह है, I think the jewelry is the one sector which I'm bullish on going forward. There is a consumer, because of the rate cuts, that's going to be a very good beneficiary. And the third sector is the IT. These are the three sectors you should look. You should study their con calls. You should go through their business model analysis. You should understand how this economy and the Iran and Israel is looking into. But the main important चीज़ is you need to read the con calls. अगर आप कॉन कॉल को पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि कहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है. सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. और मिलते हैं कल के वीडियो में. थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे गाइज.